हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां हम तैयारी करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। ठीक, आज का हमारा टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, आज हम जानेंगे कि डीएनए प्रकृति क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये वंशागति के आणविक आधार चैप्टर 6 का है। ठीक, जिसमें आज लेक्चर 3 है। ठीक, इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृति होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब आपने फोटोकॉपी सुनी होगी कि आप फोटोकॉपी कराते हो तो आप एक चीज़ का 2 फोटोकॉपी करा लेते हो, तो सेम वही चीज़ है कि डीएनए भी अपने डीएनए का 2 एक और फोटोकॉपी करा लेता है। इसे ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, डीएनए का द्विगुणन इसे कह सकते हैं या आप इसे डीएनए का प्रतिकृतिकरण भी कह सकते हैं। द्विगुणन मतलब अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेना। ठीक, डीएनए की स्व-द्विगुणन, और ये प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब किसी के द्वारा ना होकर ये स्वयं से होती है, इसलिए क्या है, स्व-द्विगुणन की क्रिया को प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, डीएनए एक ऐसा जैविक अणु है जिनमें स्व-द्विगुणन की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो रेप्लिकेशन आरएनए में भी होता है, लेकिन उसमें कुछ ही जगहों पे होता है, तो हम आपको बताएंगे आगे। इसी के कारण डीएनए की हूबहू प्रतिलिपियां संतति कोशिकाओं में पहुंचती हैं। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से ही जो संतति में जो भी लक्षण जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या काम करेगा। क्योंकि जब भी हम कोशिका विभाजित होती है, ठीक, जब भी कोई सेल डिवीज़न होता है, तो अब आपको इसमें ये बताना है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो उसमें पहले केंद्र विभाजित होता है या फिर कोशिका द्रव्य। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे 2 नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। आप इतना जानते हैं कि जब एक कोशिका बटेगी, अपने खुद को विभाजित करती है, तो उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, और उस कोशिकाओं में समान ही आनुवांशिक चीज़ें या फिर आनुवांशिक जानकारी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है किसमें, बच्चों में। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जब भी कोशिका विभाजित होती है तो जो पेरेंट सेल होता है, जो मातृ कोशिका होती है, उनसे आनुवांशिक जानकारियाँ बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। वो किसके माध्यम से होती है, तो डीएनए प्रतिकृति ही करता है। ठीक, इसीलिए आवश्यक है। इसके बाद है कि ये कितने कितने चरणों से होकर गुजरता है। ठीक, तो पहला आपका है कि आरंभन स्थल। इसका मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट्स, मतलब पहला कहाँ कहाँ पे होता है, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या फिर क्या आरएनए में पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, तो जब भी डीएनए की प्रतिकृति होती है तो उसका आरंभन स्थल ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए डीएनए ये है तो हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए डीएनए का अलग अलग होना। ठीक, तो कुछ ऐसे विशेष स्थान पे होते हैं जहाँ पे ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए 2 भाग में बंटता है। तो जहाँ से बटेगा, जैसे सपोज करिए ये यहाँ से बट रहा है, ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस जगह को क्या कहा जाएगा, इस जगह को आरंभन स्थल कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। ठीक, चले, इसके बाद है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आरंभन स्थल बहुत सारे जगहों पे होते हैं। ठीक, जैसे अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो आरंभन स्थल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएनए की तो उसमें आरंभन स्थल बहुत कम ही जगह पे होता है, ऐसा कह लीजिए कि एक ही जगह पे होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल आरंभन स्थल एक ही होता है। ठीक, एक ही आरंभन स्थल होता है, बाकी डीएनए में बहुत सारे होते हैं। ठीक, चलें, अब बात आती है इनके चरणों में। तो पहला हमने देख लिया, अब दूसरा क्या है। ठीक, पहला हमने जाना कि आरंभन स्थल कहाँ कहाँ होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितनी होती है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ कहाँ होती है। ठीक, अब हम जानेंगे डीएनए कुंडली का पृथक्करण होना। तो आप ये बताइए, पहले इसको समझने से पहले ये समझिए, ये हो गया डीएनए। ठीक, अब अगर इसमें डीएनए को तोड़ना है, आप सोचिए कि एक रस्सी लिया है आपने, ठीक, जो 2 रस्सी को जोड़कर आपने एक रस्सी बनाई है फोल्ड कर करके। ठीक, अब इस रस्सी को आपको खोलना है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से इसको खोलोगे, ठीक, तो यहाँ से तो खोलोगे तो क्या होगा, ये 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो वही एक फिगर ये है भी है, ये पूरा आपका फोल्डेड डीएनए था। ठीक, ये क्या किया गया, इसको बीच में से हमने खोल दिया, तो एक इधर चला गया है, एक इधर चला गया है। ठीक, लेकिन अब बात ये है कि इसको खोला किसने है। ठीक, किसके पास इतनी हिम्मत है कि जिसने
डीएनए को दो भागों में बांट दिया है, या उसके जो रज्जुक है, ये जो स्ट्रैंड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रज्जुक कहते हैं। तो इस रज्जुक को खोला किसने है, तो इस रज्जुक को खोला है हेलिकेज एंजाइम ने। किसने खोला है, हेलिकेज एंजाइम में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के कुंडली को पृथक्करण करने में सहायता करता है, तो आपका आंसर होगा हेलिकेज एंजाइम। ठीक, अब आपने कल की फिगर में देखा था कि डीएनए में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें ए था, एडनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटिन, ए टी से जुड़ रहा था, जी सी से जुड़ रहा था। ठीक, तो इनमें क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हाइड्रोजन बंद था, ये जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन बंद था, लेकिन अब तो क्या किया, हाइड्रोजन बंद को क्या किया, तोड़ दिया, कुछ ऊपर चले गए, कुछ कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो यही कहलाता है डीएनए कुंडली का पृथक्करण होना। ठीक, यानी उसके जो रज्जुक है, ये जो रज्जुक है, इसको दो भागों में तोड़ना यानी निकस को खोलना क्या कहलाता है, डीएनए का कुंडलीकरण का पृथक्करण। ठीक, और खोलता कौन है, तो हेलिकेज एंजाइम खोलता है। ठीक, फिर इसके बाद आती है बात, हमने खोल लिया। ठीक, लेकिन जब भी आप खोलोगे, जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे ये रुकिए, फिर से एक नया इमेज बना के समझाते हैं आपको। ठीक, ये डीएनए था। ठीक, हमने बोला कि आप इसे यहाँ पे खोल दीजिए। ठीक, आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए एक रस्सी लेके भी खोल सकते हैं। ठीक, तो ये डीएनए था, हमने इसको इस तरह से खोला। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे जब आप रस्सी खोलोगे तो यहाँ के भागों पर कुछ ऐंठन महसूस होगी। ठीक, किसी न किसी प्रकार का क्या होगा, टेंशन, तनाव, या फिर क्या होगा, एक ऐंठन उत्पन्न होगी। इसी ऐंठन को दूर करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा फर्स्ट, एक होता है सेकेंड। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है, यह डीएनए जब की कुंडलियों को हम लोग रज्जुकों को अलग करते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न जो टेंशन होता है, तनाव होता है, इसको दूर करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, उसको दूर करने के लिए एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकेंड। ठीक, चले आगे। अब बात आता है कि हमने एक भाग को तो तोड़ दिया, ठीक, हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन हमको इतना पता है कि हमने एसीडी में क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि एक डीएनए से हमको दो डीएनए का निर्माण करना है। ठीक, तो अगर हमको एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण करना है, यानी हमने जो अलग अलग किया है इसको आगे बढ़कर एक अलग डीएनए कन्वर्ट हो जाना था, चाहिए था, इसको आगे जाकर एक अलग डीएनए में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन कन्वर्ट होगा कैसे, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसके अंदर जुड़ेंगी और इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगी। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि नए डीएनए रज्जुक का संश्लेषण करना, क्योंकि अब हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, भाई ऐड करना है ना। नए रज्जुक का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो डीएनए देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, ये है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो नए रज्जु का निर्माण करने का कार्य कर रहा है। देखिए पहले ये टूट गया था, लेकिन अब इसको कौन ऐड कर रहा है, इसको डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम ऐड करता चला जा रहा है। ठीक, लेकिन जब ये ऐड करेगा तो पहले आपने जानता है यहाँ पे 3 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम होता है। ठीक, एक जहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा। जब ये उल्टा होकर जाएगा तो ये किसमें, मतलब अगर इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 प्राइम होगा, इधर 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ये उल्टा होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है, नए रज्जुकों का निर्माण कर रहा है। ठीक, लेकिन किस दिशा में करेगा, यह केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर निर्माण करेगा। यानी ये 5 प्राइम है तो 5 प्राइम से किधर जा रहा है, 3 प्राइम। यहाँ पे देखिए ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया। तो याद करने वाली बात ये है कि जब भी आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जब ये जोड़ते हैं तो किस दिशा में जोड़ते हैं, तो 5 प्राइम से होकर 3 प्राइम में। ठीक, चलें इसके आगे आता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, अब ये क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ खंड दिख रहे होंगे, या आपको पीछे के फिगर में कुछ खंड दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं खंड ना, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक, यहाँ पे आपको छोटे छोटे खंड क्या जुड़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही खंड कौन लाता है, ये खंड लाता है आरएनए पॉलीमरेज। 60 से 70 न्यूक्लियोटाइड्स
60 से 70 न्यूक्लियोटाइड्स युक्त छोटी छोटी लड़िकाओं या फिर छोटी छोटी कड़ी का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये जो छोटे छोटे कण आ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक, आगे है सतत। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आरएनए प्राइमर ऐड करता है तो यह उसमें क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये कैसे ऐड करेगा, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर ऐड करेगा। ठीक, और एक बात और बताइए आप कि जब भी ये डायरेक्ट ऐड कर रहा है, ठीक, एक क्या था जो डायरेक्ट ऐड कर रहा है, एक क्या है जो खंडों में ऐड कर रहा है। आरएनए प्राइमर क्या है, ये छोटे छोटे खंडों में ऐड करना स्टार्ट किया है, लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो क्या किया था, वो एक साथ यानी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की ओर ऐड कर रहा था। ठीक, आगे देखते हैं, चलें फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, एक हो गया हमारा सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया असतत डीएनए। ठीक, यानी एक लगातार जुड़ रहा होगा, एक क्या होगा, छोटे छोटे भाग में जुड़ रहा होगा। सतत किसे कहते हैं, जो लगातार जुड़ रहा हो। असतत किसे कहते हैं, जो धीरे धीरे जुड़ रहा हो या छोटे छोटे पार्ट्स में जुड़ रहा है। तो जब भी आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है, जिसे ये अभी बताए ना कि किस दिशा में जुड़ेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा की ओर जुड़ता है। ठीक, और यही क्या होता है, ये असतत रज्जुक यानी डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड का निर्माण करता है। जब भी आप आरएनए प्राइमर की बात करोगे तो वह 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में ऐड करेगा, और कैसा होगा, असतत रज्जुक। क्यों होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक, ये हमारा जो है ये वाला 5 प्राइम से यहाँ पे ये क्या है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ऐड कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज वाला। ये सतत चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन नीचे ही देखिए वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पार्ट के रूप में जुड़ रहे हैं। ठीक, और उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, उस पार्ट को हमने नाम दिया है ओकाजाकी खंड या फ्रैगमेंट कह सकते हैं आप। जो असतत डीएनए रज्जुक होते हैं उसे हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक, हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ऐड होता है। ठीक, और वह क्या होता है, सतत होता है। जब हम आरएनए प्राइमरेज की बात करेंगे, आरएनए प्राइमर की, तो वह क्या होता है, 3 से 5 की ओर जाता है, और कैसा होता है, असतत होता है। देखिए यहाँ पे। ठीक, और ऐसे जो जुड़ते हैं खंड छोटे छोटे भागों में, उसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है अग्रगामी और पश्चगामी। ठीक, अग्रगामी का मतलब क्या होता है, अग्रगामी में है मतलब जो लगातार बढ़ रहा हो। ठीक, ये क्या है, अग्रगामी यानी लीडिंग स्ट्रैंड। देखिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर गया। ठीक, और कैसा है, बड़ा एक लगातार जुड़ते हुए चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अग्रगामी। और आगे वही बढ़ता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आगे वही बढ़ सकता है जो लगातार यानी सतत क्या करता रहे, अपना काम करता रहे। ठीक, या मेहनत करता रहे। तो अगर आप भी ऐसा ही काम करेंगे लगातार और लगातार पढ़ रहे हैं तो आप जरूर टॉप कर जाएंगे एक बार। ठीक, तो ऐसे भी याद हो जाएगा कि अग्रगामी क्या हो गया, जो लगातार यानी सतत बढ़ता रहता है। और कैसे जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ठीक, और यहीं पे देख लिए पश्चगामी, कौन पीछे रह जाएगा, जो खंडों खंडों में काम करे। आज 2 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़ेगा, फिर 2 दिन छुट्टी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, पीछे रह जाएगा सभी बच्चों से, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पश्चगामी। ठीक, और ये कैसे जाएगा, ये जाएगा तो उल्टा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक, ये क्या हो गया हमारा पश्चगामी यानी लैगिंग स्टैंड। और इसके खंड को क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक, इसके बाद है हमारा डीएनए प्रतिकृति की समाप्ति। अभी जितने भी चरण हमने पढ़े वो पूरा डीएनए को तोड़ने का, फिर उसको संश्लेषित करने का 2 प्रकार में बटा, अग्रगामी पश्चगामी। एक सतत चल रहा था, एक असतत चल रहा था। कैसे कैसे खंडों को जोड़ा उसने। ठीक, डीएनए को जो हम लोग खोल रहे थे लाइक हेलिकेज एंजाइम के द्वारा, तो उसमें जो टेंशन उत्पन्न हुआ था उसको किसने दूर किया। ठीक, तो टोपो आइसोमरेज। इसके बाद हमने अब क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति की समाप्ति। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जब भी हम डीएनए प्रकृति की समाप्ति के लिए बात करेंगे तो उसमें इसकी समाप्ति कौन करता है। ऐसा तो नहीं सब टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक, कहीं न कहीं यार कोई रुकता है ना। ठीक, तो इसकी समाप्ति करने के लिए एक प्रोटीन सहायक होता है जिसे हम ट्यूस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये देखिए फिगर में, पहले ओल्ड डीएनए कुछ ऐसा दिखता था, फिर उसको हमने तोड़ा, फिर उसको अलग अलग डीएनए में बांटा। ठीक, आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है
ये आपका ओल्ड डीएनए है, ठीक, यानी पेरेंट्स की तरह सेम दिखेगा। लेकिन जो रेड वाला है ये कैसा है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की तरह आपका कार्य करेगा। ठीक, इसके बाद आता है एक मॉडल आया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अर्ध संरक्षी मॉडल। जिसे क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी मॉडल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अर्ध मतलब क्या हुआ, अर्ध मतलब क्या हुआ, आधा, संरक्षी मतलब संरक्षण देने वाला। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब भी ये जो ओल्ड डीएनए था, ठीक, ये जो ओल्ड डीएनए है इसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक, जो भी इसने बचा खुचा के अपनी लक्षण को रखा था, वो लक्षण आधा इस वाले संतति में और आधा इस वाली संतति में गया है। यानी इसके जो लक्षण हैं वो आधा भी कंजर्व हैं, पूरे खत्म नहीं हुए, थोड़े थोड़े क्या गए हैं, संतति में गए हैं। उसी लिखा गया है, वन पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंजर्व इन ईच ऑफ द न्यू डॉटर एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। यानी प्रत्येक बच्चों में जो प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें क्या होती है, जो डीएनए के लक्षण ओल्ड वाला था वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, यानी बचे हुए होते हैं। ठीक, इसे ही कहते हैं हम अर्धसंरक्षी मॉडल। अब बात आती है कंक्लूजन की कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक, तो पहले हमने देखा, आपने कुछ स्टेप पढ़ा, पहले में पढ़ा डीएनए प्रकृति की होता क्या है। तो अपने समान एक नए डीएनए को बनाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है डीएनए प्रतिकृति। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से चरण थे। ठीक, तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक आया लाइकेज एंजाइम आया। कौन आया, लाइकेज एंजाइम, जिसने क्या काम किया, जिसने काम किया इसको तोड़ने का। ठीक, उसके बाद आया टोपो आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आया था, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इसने क्या किया था, इसने जितने भी उत्पन्न होने वाले टेंशन थे या तनाव थे या ऐठन थी उसको क्या किया था, दूर किया था। ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। इसके बाद हमने देखा अग्रगामी और पश्चगामी, जो एक सतत चल रहा था, एक क्या चल रहा था, खंडों में चल रहा था। जो सतत चल रहा था 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा था। ठीक, इसे हमें क्या कहता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा था। और जो ये खंडों में चल रहा था इसे हमने क्या नाम दिया था, ओकाजाकी खंड का नाम दिया था। ठीक, और ये कैसे चलता है, 3 प्राइम से जाता है 5 प्राइम की ओर। ठीक, इसके बाद हमने देखा था, आपको एक लास्ट चीज़ बताना हम भूल गए हैं। ठीक, अगर ये जो आपका ये डीएनए है, ठीक, अब अलग अलग होने के बाद इसको जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए अलग अलग हो गए थे, अब इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या कहेंगे, लाइगेज एंजाइम। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन एंजाइम दोनों डीएनए को जोड़ने में मदद करता है, तो आप क्या नाम लेंगे, लाइगेज एंजाइम का। और तोड़ने का काम कौन करता है, लाइकेज। ठीक, तो ग और क का डिफरेंस है बस दोनों नाम में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर क होगा तो वो तोड़ेगा, ठीक, क से कट तो क से तोड़ेगा, और लाइगेज क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा। ठीक, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इसके नोट चाहिए, ठीक, तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है आवर प्रिपरेशन बोर्ड। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।